हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 21 फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग चैप्टर को, और ये मॉड्यूल M2R5 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी और अब हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं ओवरव्यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेब पब्लिशिंग के बारे में। ये होती क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, वेब पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। तो जिस तरीके से हम बुक्स को पब्लिश करते हैं, उसमें जो कंटेंट है उसे पब्लिश करते हैं, उसी सेम तरीके से हम ओरिजिनल कंटेंट को जब पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, वो कहलाता है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर है, कंटेंट को पब्लिश करना ऑन द वेब। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, पहला, द प्रोसेस इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट्स। तो इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है वो समझते हैं। तो यहाँ पे होता है बिल्डिंग एंड अपलोडिंग ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स को बिल्ड करना और उन्हें अपलोड करना, अपडेटिंग द एसोसिएटेड वेब पेजेस, जो वेब पेजेस बने हुए हैं उनको अपडेट करते रहना, एंड पोस्टिंग कंटेंट टू दीज वेब पेजेस ऑनलाइन, और इन वेब पेजेस पर ऑनलाइन कंटेंट को पोस्ट करना। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके वेब पब्लिशिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेब पब्लिशिंग comprises of personal, business and community websites in addition to e-books and blogs। तो यहाँ पे वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स, जैसे कि पर्सनल, बिजनेस और कम्युनिटी वेबसाइट, और ई बुक्स और ब्लॉग्स। तो ये सब इंक्लूड होते हैं वेब पब्लिशिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द कंटेंट फॉर वेब पब्लिशिंग कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियोज, डिजिटल इमेजेस, आर्टवर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। तो वेब पब्लिशिंग में जो भी आप कंटेंट को पब्लिश करते हो ऑन द इंटरनेट, वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, आर्टवर्क और अलग अलग फॉर्म ऑफ मीडिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिशर्स मस्ट possesses a web server, a web publishing software and an internet connection to carry out web publishing। तो वेब पब्लिशर्स के पास क्या क्या होना चाहिए वेब पब्लिशिंग के लिए? उनके पास होना चाहिए एक वेब सर्वर, एक वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन। इसी के हेल्प से वो वेब पब्लिशिंग को कैरी आउट कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन पब्लिशिंग। तो इसे ऑनलाइन पब्लिशिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राउजिंग के बारे में। तो ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ब्राउजिंग इज द एक्ट ऑफ लुकिंग थ्रू अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली विदाउट अ स्पेसिफिक सेंस ऑफ पर्पस। तो मान लो आप कुछ सर्च कर रहे हो ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सपोज आप ट्रीज के बारे में पता कर रहे हो। ठीक है, तो आप ना सिर्फ उसके बारे में ऊपर ऊपर से देखना चाहते हो। ठीक है, एक क्विकली इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, बस गो थ्रू होना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं ब्राउज करना। ठीक है, आपको इन डिटेल नहीं जानना, बस आपने गूगल खोला और जितने भी लिंक्स आपको मिले ट्रीज के रिगार्डिंग, आपने सबको चेकआउट कर दिया। तो आपने सिर्फ लुक थ्रू किया उसे, उसकी इंफॉर्मेशन को बस आपने क्विकली पढ़ लिया। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं थी आपकी, आपने सिर्फ ब्राउज कर लिया उसे। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, हम नॉर्मली यूट्यूब पे या फिर अपने गूगल क्रोम पे कुछ भी ब्राउज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब कि बिना किसी पर्पस के आप ब्राउज कर रहे हो, वो होता है ब्राउजिंग। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट इट यूजुअली रेफर्स टू यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ब्राउजिंग का मतलब अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर्स की टर्म में या इंटरनेट की टर्म्स में, तो उसे बोलते हैं आप यूज कर रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब को, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, the term may imply a sense of aimlessness with the user just wasting time on the internet। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपकी फ्रेंड ने बोला कि एक पॉइंट आपको बताया। ठीक है, अब आपने उसको सर्च किया, आपको नहीं पता
कि वो चीज़ क्या होती है, बस आपने ऐसे ही अपने शौक के लिए चेक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसे बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, जैसे मान लो आप फ़ोन चला रहे हो और फ़ोन में कोई भी आपके सामने कोई लिंक आता है या फिर कोई अपडेट आता है, तो आप उसे चेक करना स्टार्ट करते हो, फिर अंदर के अंदर आप उसके सब पेजेस खोलते जाते हो, तो उसे भी ब्राउजिंग कहते हैं। मतलब कोई एम नहीं है आपका, जस्ट फॉर चेकिंग, जस्ट टू सी द इंफॉर्मेशन, यू आर जस्ट क्लिकिंग द पेजेस एंड लिंक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्राउजिंग करना। ठीक है, तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि यूजर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ब्राउजिंग करने के लिए ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो हमें ब्राउजिंग करनी चाहिए, लेकिन एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ आप लिंक्स पे क्लिक करते जा रहे हैं और कुछ भी देख रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SGML के बारे में। स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। SGML, Standard Generalized Markup Language, is a standard for how to specify a document markup language or tag set। ठीक है, तो SGML इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है जो ये स्पेसिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट की मार्कअप लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे उसके टैग होने चाहिए, क्या सिंटेक्स वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है मार्कअप लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, सच अ स्पेसिफिकेशन इज इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है आपका SGML। SGML इज नॉट इन इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, ये कोई डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज नहीं होती है, बट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू स्पेसिफाई वन, इट इज मेटा डेटा। तो आप ये मान लो कि जो भी डॉक्यूमेंट की मार्कअप लैंग्वेज है वो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या उसका सिंटेक्स है, कौन कौन से टैग्स होने चाहिए, क्या रूल्स वो फॉलो करे, इन सब के स्टैंडर्ड हमें मिलते हैं SGML में। ठीक है, तो बेसिकली ये उन सारी सिंटेक्स का आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मेटा डेटा, इसको आप बोल सकते हो डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, इट इज द मीनिंग ऑफ मेटा डेटा। डेटा के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है कौन, आपका SGML। तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ पे, SGML में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। SGML is based on the idea that documents have structural and other semantic elements that can be described without reference to how such elements should be displayed। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SGML एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करता है किस तरीके से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर और अदर सिमेंटिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से वो एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे ऑन द वेब पेज। द एक्चुअल डिस्प्ले ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट मीडियम एंड द स्टाइल प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो एक्चुअल डिस्प्ले है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आउटपुट का मीडियम क्या है और आपने कौन से स्टाइल लिए हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट का तरीका है ना, जिस तरीके से आपके एलिमेंट्स शो होंगे, डिस्प्ले होंगे, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन SGML। तो जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं SGML पर, उन डॉक्यूमेंट्स के क्या एडवांटेजेस हमें देखने को मिलती है, ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे कैन बी क्रिएटेड बाय थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर रादर देन अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स विच में चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो SGML पर जो जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, ना कि उनकी अपीयरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो कैसे दिखें, क्या स्टाइल हो। बिकॉज स्टाइलिंग करना, किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करना, वो आपको पता है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स 90s में बनती थी वो अब नहीं बनती है, अब न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू स्टाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट्स SGML को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, दे विल बी मोर पोर्टेबल बिकॉज एन HTML कंपाइलर कैन इंटरप्रेट एनी डॉक्यूमेंट बाय रेफरेंस टू इट्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होते हैं HTML पे वो ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप उन्हें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो HTML का कंपाइलर है ना, वो इंटरप्रेट कर पाता है डॉक्यूमेंट को उसकी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को रेफरेंस करते हुए, ठीक है। तो आप इसे इजीली पोर्ट कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, documents originally intended for the print medium can easily be readapted for the other media such as the computer display screen। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट के लिए भेजते हो तो वहाँ पे वो अदर मीडिया को भी जल्दी से अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो बेस्ड है HTML पे। तो उसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि वो इजीली अडेप्ट कर लेता है किसी दूसरे मीडिया को। जैसे कि मान लो कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन, अगर किसी दूसरे कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन अलग है तो वो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर लेता है और प्रिंट आराम से दे पाता है, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग का जो साइज है वो चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से स्क्रीन डिस्प्ले की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आराम से अपने आप को अडेप्ट कर पाता है उस कंडीशन में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी बात है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जितना बेटर आपका स्ट्रक्चर होगा ना उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। द लैंग्वेज दैट दिस वेब ब्राउजर यूजेस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है ना वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज एन एग्जाम्पल ऑफ HTML बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी है HTML के बारे में, आपके सिलेबस में था। तो ये एक HTML बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। देयर इज अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन फॉर HTML एंड रीडिंग द HTML स्पेसिफिकेशन इज इफेक्टिवली रीडिंग ऑन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन बनाया गया है HTML के लिए जो सारे स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है। HTML is based somewhat on earlier generalized markup languages developed at IBM, including Journal Markup Language and ISIL, ठीक है। तो जो आपका HTML है वो कहीं ना कहीं बेस्ड करता है उन लैंग्वेजेस में जो पहले बनाई गई थी IBM के द्वारा, ठीक है। जैसे कि जर्नल मार्कअप लैंग्वेज और ISIL, सो उन्हीं पर बेस्ड है आपकी HTML, ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म याद कर लो, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और क्या इसका यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वेब होस्टिंग बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ वेब पेजेस। तो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, ऑनलाइन आपको स्पेस मिल रहा है अपने वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उस सर्विस को आप बोलते हो वेब होस्टिंग। देखो, जो भी यूज़र है जैसे कि हम सभी हैं, हम अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट में क्या होता है, बहुत सारे वेब पेज हैं। आपको पता है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो बहुत सारे वेब पेजेस और हर वेब पेजेस पे कंटेंट है, कहीं पर टेक्स्ट है, कहीं पे वीडियो, कहीं पे ऑडियो लिंक्स हैं। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए रहता है, ठीक है। तो ऑनलाइन हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ता है और उस सर्विस को हम बोलते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है। These web pages are made available via World Wide Web. The companies which offer web hosting are called web host, ठीक है। तो जो आपके पेजेस जो ऑनलाइन स्टोरेज लेते हैं वो पेजेस आपको अवेलेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। मतलब सपोज मेरे पास कोई वेबसाइट है, उसमें 5 वेब पेज है, तो उन 5 वेब पेज को स्टोर करने के लिए भी मुझे ऑनलाइन स्पेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्पेस क्या होता है, पेड होता है, ठीक है। आपको पता है हमें वेब होस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है क्योंकि हमें ऑनलाइन स्पेस खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो और जो पेजेस होते हैं ना हमारे जो ऑनलाइन होते हैं वो कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट कर ली है और उसे होस्ट कर दिया है तो आप उसे वर्ल्ड के किसी भी कोने से यूज़ कर सकते हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से, ठीक है। सो द कंपनीज विच ऑफर वेबसाइट होस्टिंग वो कहलाती हैं वेब होस्ट। जो कंपनी ऑफर करती है वेब होस्टिंग की सर्विस
वो सारी कंपनी कहलाती है वेब होस्ट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है। अब देखो यहाँ पे द सर्वर्स ऑन विच वेबसाइट इज होस्टेड रिमेन स्विच्ड ऑन 24/7। तो जिस सर्वर पे हमारी वेबसाइट होस्ट होती है ना, वो 2400 घंटे सातों दिन चलता है। क्योंकि अगर एक घंटे आधे घंटे के लिए भी सर्वर डाउन हुआ तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर मान लो अमेजन की या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की वेबसाइट अगर कुछ टाइम के लिए भी हैंग हो जाती है या कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो उन्हें बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सर्वर्स जिन सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करते हैं वो हमेशा काम करते हैं, हर वक्त उन पर प्रोसेसिंग चलती रहती है। दीज सर्वर्स आर रन बाय वेब होस्टिंग कंपनीज। तो ये सर्वर्स का ही खर्चा हमसे लेती है वेब होस्ट वाली कंपनियां। ठीक है, ईच सर्वर हैज़ इट्स ओन आईपी एड्रेस। हर सर्वर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। सिंस आईपी एड्रेसेस आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, देयरफॉर webmaster points their domain name to the IP address of the server their website is stored on। ठीक है, तो देखो आईपी एड्रेस को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप नंबर्स को जल्दी से भूल जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए वेब मास्टर क्या करता है, आपको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जिस सर्वर पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है उसका डोमेन नेम आपको मिल जाता है। तो देखो मान लो www.amazon.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का ये एक डोमेन नेम है, इसके पीछे जो जिस सर्वर पे ये वेबसाइट होस्ट है उसका एक आईपी एड्रेस था, लेकिन उस आईपी एड्रेस को याद करना सबके लिए मुश्किल है ना। अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं आईपी एड्रेस नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं amazon.com डाल सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए डोमेन नेम को याद करना आसान है, इसीलिए हमने आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन नेम क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो जिस भी सर्वर पर मेरी वेबसाइट होस्ट है उसी सर्वर का मुझे डोमेन नेम दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन योर लोकल कंप्यूटर। तो आपकी लोकल कंप्यूटर पे वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते हैं। टू डू सो यू वुड हैव टू लीव योर कंप्यूटर ऑन 24 hours अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको अपने लोकल कंप्यूटर पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना है तो आपको पूरे 2400 घंटों के लिए सातों दिन अपने कंप्यूटर को ऑन रखना होगा। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड चीपर एज वेल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल तो है ही नहीं और चीपर भी नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। दिस इज वेयर वेब होस्टिंग कंपनीज कम्स इन। इसीलिए वेब होस्टिंग कंपनी सामने आई है और उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करा है। ठीक है, तो इसीलिए वेबसाइट होस्टिंग के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर स्पेस खरीदना पड़ता है ऑनलाइन, और वहाँ पे आपको सर्वर मिलता है जो आपके लिए 2400 घंटे सातों दिन एक्टिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग कितने टाइप की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, the following table describes different type of hosting that can be availed as per the need। तो इस टेबल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग दिख रही है जिसे आप अवेल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले होस्टिंग के बारे में, शेयर्ड होस्टिंग। इन शेयर्ड होस्टिंग द होस्टिंग कंपनी पुट्स थाउजेंड ऑफ वेबसाइट ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या है कि एक ही सर्वर पर, एक ही फिजिकल सर्वर पर बहुत सारी मतलब थाउजेंड ऑफ वेबसाइट होस्ट कर दी जाती है। ईच कस्टमर हैज़ देयर ओन एलोकेशन ऑफ फिजिकल वेब स्पेस एंड अ सेट ऑफ बैंडविड्थ लिमिट। और हर एक कस्टमर को एक फिजिकल वेब स्पेस दिया जाता है और एक सेट ऑफ बैंडविड्थ की लिमिट दी जाती है। एज ऑल वेबसाइट्स शेयर सेम फिजिकल मेमोरी, MySQL server and Apache server, one website on the server experiencing high traffic load will affect performance of all websites on the server। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि सारी वेबसाइट एक सेम फिजिकल मेमोरी का इस्तेमाल कर रही है, सेम ही उनके पास MySQL सर्वर है और सेम ही अपाचे सर्वर है, तो इससे क्या होता है, अगर मान लो एक वेबसाइट पर ठीक है हाई ट्रैफिक है तो उससे क्या होगा, आपकी सारी वेबसाइट्स जो उस सर्वर पे है वो सारी
वेबसाइट्स हाई ट्रैफिक का शिकार हो जाएंगी, उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जब आप उसे यूज करोगे वेबसाइट को तो वो आपको लेट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है शेयर्ड होस्टिंग की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग के बारे में। तो VPS, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। इट इज अ सर्वर विच इज पार्टीशनड इनटू स्मॉल सर्वर्स। तो इस केस में क्या होता है, वर्चुअली हम सर्वर्स को अलग अलग सर्वर में पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन दिस कस्टमर इज गिवन देयर ओन पार्टीशन। तो हर एक कस्टमर को उनका अपना पार्टीशन मिलता है विच इज इंस्टॉल्ड विद इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सबके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अनलाइक शेयर्ड होस्टिंग, VPS डज नॉट शेयर मेमोरी और प्रोसेसर टाइम, रादर इट एलोकेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड CPU। तो शेयर्ड होस्टिंग की तरह यहाँ पर मेमोरी और प्रोसेसर का जो टाइम है वो शेयर नहीं करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, CPU टाइम को हम एलोकेट कर देते हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी हर एक कस्टमर को अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट एनी प्रॉब्लम ऑन अ VPS पार्टीशन ऑन द सेम ड्राइव विल नॉट अफेक्ट अदर VPS कस्टमर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने CPU को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, CPU को आपने डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्टीशन वाइज आपने बांट दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक पार्टीशन में कोई दिक्कत आ रही है तो बाकी VPS कस्टमर्स पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर एक वेबसाइट पर लोड है, ट्रैफिक है, या वो क्रैश कर रही है तो बाकी वेबसाइट्स अपना काम करती हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इसका फायदा है ओवर शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग से इसमें ज़्यादा एडवांटेज होती है। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ होस्टिंग सिंगल डेडिकेटेड सर्वर इज सेटअप। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही कस्टमर के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाया जाता है और उस पर सिर्फ उसी की वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द बिजनेसेस दैट नीड द पावर कंट्रोल सिक्योरिटी दैट अ डेडिकेटेड सर्वर ऑफर्स। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिजनेसेस कंपनी होती है वहाँ पे ऐसे सर्वर की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वेबसाइट की नीड रहती है, जो जो पावरफुल हो, कंट्रोल अच्छा हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। क्योंकि वो कंपनीज नहीं चाहती कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेबसाइट अपने कस्टमर्स को लूज करे, इसीलिए वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट चाहती है जो आपके डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीसेलर होस्टिंग के बारे में। अ रीसेलर acts as a middleman and sells hosting space of someone else server। अब यहाँ पे क्या होता है, रीसेलर का मतलब क्या होता है, ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है। मतलब ये किसी और के सर्वर का स्पेस आपको सेल करता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रीसेलर होस्टिंग। मतलब कोई और पर्सन है जिसका सर्वर है, उसका होस्टिंग स्पेस ये आपको सेल कर रहे हैं, तो एज अ मिडल मैन ये बीच में काम कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, next is the grid hosting. Instead of utilizing one server, grid hosting spreads resources over a large number of servers। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्वर का यूज ना करके हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। तो ये जो आपकी फिफ्थ नंबर की होस्टिंग है ये बहुत स्टेबल है और बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, the servers can be added or taken away from the grid without crashing the system। तो यहाँ पे आप सर्वर्स को ऐड भी कर सकते हो किसी भी टाइम पे और उन्हें हटा भी सकते हो, जिससे कि आपका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा, बिना किसी सिस्टम पे अफेक्ट करे आप ये सब चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो आजकल ग्रिड होस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हर जगह। तो सबसे पॉपुलर यहाँ पे ग्रिड होस्टिंग ही होती है। ठीक है, और डेडिकेटेड सर्वर भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ होस्टिंग होती है। ठीक है, बाकी आपके लिए सारी होस्टिंग इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको सबके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं वेब होस्टिंग कंपनीज के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लू होस्ट, गोडैडी, होस्ट गेटर, जस्ट होस्ट और लाफिंग स्क्विड। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिसमें से
गोडैडी और ब्लू होस्ट बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ कंपनीज है, इनके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है वेब होस्टिंग कंपनीज के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जब हम डॉक्यूमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स कौन से ये समझते हैं। So documents may be transmitted in a revisable form that allows them to be read and edited on different systems. तो डॉक्यूमेंट्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हो रिवाइजेबल फॉर्म में, जिसका मतलब क्या है कि आप उन्हें ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट करते वक्त आप उन्हें ऐसे भेज सकते हो कि वो बाद में रिवाइज हो सके। मतलब जो आपका डेस्टिनेशन वाला यूज़र है वो उसे डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सके और उसे एडिट भी कर सके। तो डिफरेंट सिस्टम पे आप उसे रीड या एडिट करवाने के लिए रिवाइजेबल फॉर्म में सेंड कर सकते हो, और दे मे बी ट्रांसमिटेड इन अ फाइनल फॉर्म दैट परमिट्स रीडिंग बट नॉट ऑल्टरेशन। या फिर आप उसे एक फाइनल फॉर्म में भी सेंड कर सकते हो, मतलब कोई भी यूज़र उसे सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें ऑल्टरेशन या एडिटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। Document interchange standards are important as electronic copies of documents are interchanged. तो जब हम डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। The use of interchange standards allows documents to be transferred electronically and recreated in their original form, ठीक है। तो इंटरचेंज स्टैंडर्ड का यूज करने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को जब हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं और दोबारा से हम उन्हें रिक्रिएट कर सकते हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज्यूमिंग दैट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स इज मैंडेटेड इन द प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। तो एज्यूम कर लो कि जो यूज है आपका स्टैंडर्ड टूल्स का वो मैंडेटरी है इन द प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। तो उस केस में क्या होगा, जो आपके इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स होंगे वो डिफाइन करेंगे ऐसे कन्वेंशंस कि जिनका इस्तेमाल करके आप इन टूल्स को आसानी से यूज कर पाओगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स इंक्लूड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्टाइल शीट। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स की, तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्टाइल शीट। जैसे कि मान लो इफ अ वर्ड प्रोसेसर, जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो यूज हो रहा है और लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट मैक्रोज टू अवॉइड पॉसिबल वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर ने लिमिटेशन लगाई है मैक्रोज के यूज करने पे, जिससे कि आपका वायरस इन्फेक्शन अवॉइड हो सके, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ इंटरचेंज स्टैंडर्ड है। इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स में ऑल्सो लिमिट द फॉन्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल। तो इंटरचेंज स्टैंडर्ड आपके फॉन्ट और टेक्स्ट के स्टाइल पे भी लिमिट लगा देते हैं बिकॉज ऑफ डिफरिंग प्रिंटर एंड डिस्प्ले कैपेबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं और उनकी अलग अलग डिस्प्ले कैपेबिलिटीज रहती है, इसलिए वो लिमिट लगा देते हैं फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल पे, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल करके आप फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल पे भी लिमिट लगा सकते हो। स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML जो हमने अभी पढ़ा था, वो भी एक टाइप ऑफ क्या है, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड ही तो है, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का, दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड शेयर रिवाइजेबल डॉक्यूमेंट, जिसका इस्तेमाल करके आप रिवाइजेबल डॉक्यूमेंट को क्रिएट और शेयर कर सकते हो। अ कमर्शियल वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट में ऑल्सो सपोर्ट डॉक्यूमेंट इंटरचेंज थ्रू द यूज ऑफ अ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड सच एज वर्ड परफेक्ट। तो जो कमर्शियल वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट है वो भी सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज को। कैसे, क्योंकि ये यूज करता है प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड वर्ड परफेक्ट का, ठीक है। तो वर्ड परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी फॉन्ट या टेक्सटाइल को नहीं चेंज कर सकते और फर्दर आप उसे जो आपकी एडिटिंग है उसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वर्ड परफेक्ट भी आपका एक एग्जाम्पल बन सकता है इसका, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड का। लास्ट में है अडोब PDF is an example of final form document interchange format। तो Adobe PDF भी आपका एग्जाम्पल है किसका, फाइनल फॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज फॉर्मेट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है।
अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वेब पब्लिशिंग इज़ अ लार्ज प्रोसेस एंड आइडेंटिकल टू बुक पब्लिशिंग। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेब पब्लिशिंग एक बहुत लार्ज प्रोसेस है और ये आइडेंटिकल है किसके, बुक पब्लिशिंग के। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम राइटिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट पेज टू द मोमेंट इट गेट्स पब्लिश्ड। तो जिस तरीके से बुक पब्लिशिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट पेज के फर्स्ट वर्ड के राइटिंग के साथ, ठीक है, और कब तक चलते हैं, जब तक आपकी पूरी बुक पब्लिश नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक आपकी बुक पब्लिशिंग चलती रहती है। इसी तरीके से वेब पब्लिशिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हमें फॉलो करने होते हैं जब तक आपकी वेबसाइट प्रीमियर के लिए अवेलेबल ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे बुक पब्लिशिंग में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेज हमें क्रॉस करनी होती है, उसी सेम तरीके से वेब पब्लिशिंग के लिए भी आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है और उसी के बाद आपकी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट अवेलेबल हो पाती है। द प्रोसेस इंक्लूड्स डिसाइडिंग अ नेम ऑफ द डोमेन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में अलग अलग स्टेज होती है, जैसे कि आपके डोमेन का नाम डिसाइड करना, ठीक है, रजिस्टरिंग इट विद द कंपोनेंट रजिस्ट्रार, उसके बाद उसको रजिस्टर करना कंपोनेंट रजिस्ट्रार के साथ। स्टार्ट्स राइटिंग कंटेंट फॉर द साइट, ठीक है, कंटेंट लिखना अपनी साइट के लिए, डिजाइनिंग पेजेस फॉर देम, अपलोडिंग द साइट विद अ होस्ट। तो ये सारे कुछ स्टेप्स होते हैं आपके वेब पब्लिशिंग के अंदर। Every stage is crucial and you have to be very careful while choosing perfect software for designing and uploading and deciding about the most appropriate host। तो आपको हर एक स्टेज को ध्यान से फॉलो करना है क्योंकि सारी स्टेज बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा परफेक्ट सॉफ्टवेयर चूज करना होता है डिज़ाइन करने के लिए और अपलोड करने के लिए अपनी वेबसाइट को, और एक एप्रोप्रिएट होस्ट को आप डिसाइड करते हो जो आपको सारी फैसिलिटीज ऑफर करे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी आपकी रीजनेबल प्राइस पे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर बेसिकली 5 phases इन वेब पब्लिशिंग एज फॉलोज। तो वेब पब्लिशिंग में बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप्स होते हैं, 5 phases होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज डोमेन नेम प्लानिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका वेब होस्टिंग, देन वेब की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, देन प्रमोशन, एंड देन होती है उसकी मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये 5 phases होती हैं आपकी वेब पब्लिशिंग के अंदर। अब हम इन सारी फेजेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले फर्स्ट फेज के बारे में, डोमेन नेम प्लानिंग एंड रजिस्ट्रेशन। डोमेन नेम इज एन एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन फाइंड यू ऑन द वेब। तो डोमेन नेम क्या है, एक एड्रेस है, ठीक है, इंटरनेट पे एक एड्रेस है जहाँ पे आपको यूजर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि www.google.com। तो गूगल का एक एड्रेस है जहाँ पे यूजर उसे ढूंढते हैं पूरे वेब पे, ठीक है। The first phase of the web publishing is domain name planning and registration. There are certain things you must consider while you are going to get a domain name registered. They are being discussed ahead. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको डोमेन नेम प्लान करते वक्त ध्यान देने पड़ता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। सो गेटिंग अ डोमेन नेम, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर एनीथिंग एल्स इज टू गेट अ डोमेन नेम फॉर द प्रपोज्ड साइट। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए वो होता है एक डोमेन नेम को प्लान करना, एक अच्छा डोमेन नेम सोचना अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग। A domain name is the name you want to give to your website। तो डोमेन नेम का मतलब क्या है, एक ऐसा नाम जो आप अपनी वेबसाइट को देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल blogspot.com इज अ डोमेन नेम, ये एक डोमेन नेम है। To get a domain name, you have to pay an annual fee to registrar for the right to use that name। डोमेन नेम को लेने के लिए आपको एनुअल फीस पे करनी होती है रजिस्ट्रार को, ताकि आपको उस नेम को यूज करने का राइट प्रॉपरली तरीके से मिल सके। गेटिंग अ नेम डज नॉट गेट यू अ वेबसाइट और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपने एक डोमेन नेम ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। इट्स जस्ट अ नेम, ये बस एक नाम है। इट्स
सॉर्ट ऑफ लाइक रजिस्टरिंग अ बिजनेस नेम, मतलब आपने अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवा लिया है विथ सम कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द नेम। मतलब अब जो नाम आपने लिया है उस नाम से कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता, ठीक है। तो कोई दूसरा और पर्सन या कोई और यूजर उस नाम को नहीं यूज कर सकता, उसकी डुप्लीकेशन नहीं होगी, इसीलिए आप उसे रजिस्टर करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं चूजिंग अ डोमेन नेम के बारे में। बिफोर यू रश आउट एंड चूज योर डोमेन नेम और नेम योर वेबसाइट, यू वुड लाइक टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको डोमेन नेम चूज करने में हेल्प करेंगे, और ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए कि कभी भी डोमेन नेम को सेलेक्ट या चूज करने से पहले। तो यहाँ बात करेंगे योर डोमेन नेम शुड बी योर वेबसाइट नेम। तो डोमेन नेम ही होता है आपके वेबसाइट का नाम, ठीक है। डोमेन नेम दैट मैचेस योर ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोमेन नेम में कहीं ना कहीं आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, ठीक है। द वेरी नेम दैट यू use to advertise your product is the name that you will want for your domain, ठीक है। तो एक वो नाम जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहते हो, वही नाम कहीं ना कहीं आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज दिस दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल ट्राई इन देयर ब्राउजर, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम इस तरीके से बनाया जाता है कि उसे पढ़कर ही इंसान समझ पाए कि ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है। जैसे कि बिग बास्केट, बिग बास्केट से हमें पढ़ के ही पता लग गया है कि भाई ये एक बास्केट का मतलब क्या होता है कि भाई शॉपिंग करने के लिए कोई वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि बिग बाजार, तो यहाँ पे इसके नाम से क्लियर है कि इनका मोटिव क्या है, ये किस टाइप का प्रोडक्ट हमें देना चाहते हैं, ठीक है। तो पीपल ऐसे ही नाम ब्राउजर पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट को देखते हुए अपने डोमेन नेम को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। योर डोमेन नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, आपका डोमेन नेम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। डोमेन नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ अप टू 67 करेक्टर्स। तो 67 करेक्टर्स तक का ही आपका डोमेन नेम होना चाहिए। यू डोंट हैव टू सेटल फॉर एन obscure domain name like bgo.com when you mean it blogspot.com। तो अगर आपके वेबसाइट का नाम या डोमेन का नाम है blogspot.com, तो आप उसे bgo.com मत दो, बिकॉज बीजीओ का मतलब समझ में नहीं आ रहा इतना आसानी से, ठीक है। अगर मान लो बिग बास्केट डॉट कॉम की का नाम होता bb.com, तो हमें को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, ये वेबसाइट क्या ऑफर कर रही है, कैसा प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कैसे कस्टमर्स ये चाहती है, तो हमें समझ नहीं आता। इसीलिए हमें वेबसाइट का नाम ध्यान से और अपने मार्केट स्ट्रैटेजी को देखते हुए बनाना चाहिए, ठीक है। इफ यू मैनेज टू गेट अ शॉर्ट डोमेन नेम दो, द की इज टू मेक श्योर इट्स मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नेम भी चाहते हो तो कम से कम आपको मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स को ही चूज करके एक नाम बनाना चाहिए, ठीक है। योर डोमेन नेम शुड बी हाइफन्स फ्री, ठीक है। डोमेन नेम में हाइफन नहीं होना चाहिए। योर डोमेन नेम शुड नॉट कंटेन प्लूरल वर्ड्स। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द डोमेन नेम ऑलवेज क्रिएट्स लॉस, ठीक है। तो प्लूरल वर्ड्स आपके डोमेन नेम में नहीं आने चाहिए, इससे आपको लॉस ही होता है। कैसे? सिंस द चांस ऑफ द विजिटर फेलिंग टू टाइप द एस इन द नेम इज वेरी ग्रेट, ठीक है। तो देखो बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी विजिटर, कोई भी कस्टमर वेबसाइट का नाम सर्च करते वक्त पीछे एस लगाए, ठीक है। जैसे मान लो किसी की वेबसाइट है websites.com, ठीक है, लेकिन मान लो किसी यूजर ने टाइप कर दिया website.com, तो उसे ये वाली वेबसाइट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्लूरल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिस में लीड टू लॉस ऑफ क्लाइंट्स इफ द प्रोडक्ट्स आर द सेम ऑन द बोथ डोमेन्स। मान लो दोनों डोमेन एक्टिव है और यहाँ भी सेम ही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो जो पर्सन है ना, वो इसको ना लेकर इस पर से ही अपना काम कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपके क्लाइंट का लॉस हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। योर टॉप लेवल डोमेन नेम शुड पोर्ट्रे द नेचर ऑफ योर साइट। तो आपका जो टॉप लेवल डोमेन नेम है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साइट के नेचर को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि
लेंस कार्ड, तो लेंस कार्ड जो नाम है वो डिफाइन कर रहा है कि भाई यहाँ पे लेंसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। तो आईज से रिलेटेड यहाँ पे शॉपिंग होती है, तो ऐसे नाम आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। इफ योर वेबसाइट इज ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नेवर गेट अ डोमेन विद डॉट कॉम, ठीक है। मान लो आपकी एक वेबसाइट है जो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए है या फिर किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको डोमेन नेम में कभी भी डॉट कॉम का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नाइदर फॉरगेट टू चूज country specific top level domain if you are working for the clients in a particular country only। अगर मान लो आप सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट इन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, वो बाहर काम नहीं करती, उसकी बाहर सर्विसेज नहीं है, तो उसे डॉट इन डोमेन नेम ही लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद प्रॉफिट डॉट कॉम इज द बेस्ट टॉप लेवल डोमेन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, तो आपको डॉट कॉम का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉट कॉम क्या दिखाता है? कमर्शियल मार्केट के लिए आपकी वेबसाइट है, ठीक है। एंड इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सेलेक्ट इन डॉट इन जो होता है एज योर कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। तो टॉप लेवल डोमेन आपकी होती है डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ईडीयू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। डॉट इन का मतलब क्या है कि भाई ये वेबसाइट सिर्फ इंडिया के लिए है, बाहर के यूज़र इसे यूज़ ना करें, ठीक है। डॉट कॉम मतलब क्या है कि कमर्शियल यूज़ के लिए कोई भी इसे यूज़ कर सकता है और ये प्रॉफिट करने के लिए है, प्रॉफिट बनाने के लिए वेबसाइट बनाएंगे है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट जीओवी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस तरीके से टॉप लेवल डोमेन आपके वेबसाइट का नेचर पोर्ट्रे करता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ऑफन रेफर्ड टू एज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को हम कई बार डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस भी बोल देते हैं। Is the use of a computer system and a software to store, manage and track electronic documents। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इजीली स्टोर कर पाओ, मैनेज कर पाओ और ट्रैक कर पाओ। एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड थ्रू द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैनर। लेट सपोज जब आप कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर से अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस लेते हो, तो उसे आप कहीं ना कहीं स्टोर करते हो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो आपके डीएमएस होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट को ईजिली मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। उन्हें ट्रैक कर सकते हो आप कभी भी डेट वाइज, और उन्हें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो document management is how your organization stores, manages and track its electronic documents, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रही है, मैनेज कर रही है और ट्रैक कर रही है, ठीक है। तो सम ऑफ द की फीचर्स इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इंक्लूड, तो यहाँ पे बात करते हैं की फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की। First is check-in, check-out, and locking to coordinate the simultaneous editing of a document so one person's changes does not overwrite another's, ठीक है। तो check-in, check-out और locking बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो साइमल्टेनियसली पीपल आ रहे हैं और एडिटिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो इससे क्या होगा? जो एक पर्सन के चेंज है वो दूसरे पर्सन के चेंज पे ओवरराइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। Version control. So tabs can be kept on how the current document came to be and how it differs from the versions that came before, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके डीएमएस को वर्जन्स कंट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोल बैक टू एक्टिवेट अ प्रायर वर्जन इन केस ऑफ अ एरर और प्री मेच्योर रिलीज, ठीक है। तो रोल बैक का मतलब क्या है कि प्रायर वर्जन को आप एक्टिवेट कर दो अगर कोई एरर या फिर प्री मेच्योर रिलीज हो गया है, ठीक है।
Audit trial to permit the reconstruction of who did what to a document during the course of its life into the सिस्टम। तो ऑडिट ट्रायल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसने किस वक्त क्या एडिट किया आपके डॉक्यूमेंट के साथ, उसकी पूरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड वहाँ पे होना चाहिए। Annotation and stamps. Document management systems today range in size and scope from small standalone systems to large scale enterprise wide configuration serving a global audience। तो यहाँ पे आजकल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम छोटे से लेकर बड़े हर एक सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और लार्ज स्केल एंटरप्राइज वाइड कॉन्फ़िगरेशन है उनकी आज, और वो ग्लोबली ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं। Many document management system provide a means to incorporate standard physical document filling practices electronically, ठीक है। तो these include, यहाँ पे देखो, स्टोरेज लोकेशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल, ऑडिट ट्रायल्स, चेक इन, चेक डाउन एंड डॉक्यूमेंट लॉकडाउन। Document management, while still recognized and utilized independently, it is also a common component found within a enterprise content management environment, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, हम इसे बोलते हैं, अलग से मानते हैं इसे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन ये एक कॉमन कंपोनेंट है जो किसी भी एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये वहीं पर ही मैनेज किया जाता है एंटरप्राइजेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब पेज डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब पेज डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो देखिए, वेब डिज़ाइन इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स। तो वेब डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, क्रिएटिंग करना और मेंटेन करना वेबसाइट्स को। The very process of using creativity to design and construct a website and updating it regularly to incorporate changes is also referred to as web designing, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या आता है, सारी आपकी क्रिएटिविटी, जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन करते हो अपनी वेबसाइट को, कंस्ट्रक्ट करते हो वेबसाइट को और अपडेट करते हो उसके कंटेंट को रेगुलरली, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं रियल टाइम पे आप वहाँ पे अपडेट कर सको। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं आपके वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। बिसाइड्स द क्रिएशन एंड अपडेटिंग, this concept also involves taking care of the user interface। तो क्रिएशन और अपडेशन के अलावा यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जो इन्वॉल्व करता है आपके यूजर इंटरफेस का टेक केयर करना। द आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, द लेआउट, द कलर्स, कंटेंट, नेविगेशन, ergonomics as well as the designs of the various icon। तो इसके अंदर क्या आता है, ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ वेबसाइट, मतलब क्या लेआउट है, क्या कलर्स है, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसका क्या आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, नेविगेशन जो होता है उसका क्या परफॉर्मेंस है, इवन जो आपके आइकन्स है उनका क्या डिज़ाइन है। तो ये सब इंक्लूड है आपकी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। सम अदर एरियाज इन वेब डिज़ाइन इंक्लूड search engine optimization, user experience design, standardized codes, graphic design as well as interface design। तो ये सारे टर्म्स इंक्लूड है आपके वेब डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ गुड वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो एक गुड वेब डिज़ाइन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज शेप। ऑन मोस्ट वेबसाइट एंड वेब पेजेस द शेप्स यूज्ड आर स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर। तो मोस्टली वेबसाइट एंड वेब पेजेस पे जो शेप यूज होती है वो आपकी होती है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, बट दे डोंट नेसेसरली हैव टू बी, लेकिन इनका होना इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस यही दोनों होनी चाहिए, ठीक है। शेप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इनक्लोज्ड बाउंड्री इन द ओवरऑल डिज़ाइन। तो बेसिकली शेप्स का क्या यूज़ होता है कि जो आपने बाउंड्री क्रिएट करी है ना ओवरऑल डिज़ाइन में, उसको, मतलब उस बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए आपको शेप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो आपके ओवरऑल डिज़ाइन को इनक्लोज करने के लिए आपको बाउंड्री की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद एनी शेप यू सीम सुटेबल। तो आप उस बाउंड्री के लिए किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, जो आपको सुटेबल लगती है। इट कैन आइदर बी
a geometric shape or any other abstract shape that fits in the design। तो वो कोई भी geometric या other abstract kind of shape हो सकती है जो आपके डिज़ाइन में fit हो जाए। Next is texture. Texture is one element that can help provide your website with a feeling of surface beneath। तो टेक्सचर एक दूसरा एलिमेंट है जो आपको हेल्प करता है कि वो आपकी वेबसाइट के लिए एक सरफेस की तरह आपको फीलिंग प्रोवाइड करे। ठीक है। There are several types of textures that you can incorporate, and some of them include natural textures and artificial textures। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स होते हैं जिसमें कि कुछ आपके नेचुरल टेक्सचर है और कुछ आपके artificial textures भी होते हैं। This element must be used in such a way that it brings out the content given on the website and makes it look more appealing। तो टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि ये आपको एक सरफेस प्रोवाइड करता है किस तरीके से आपका कंटेंट का अपीयरेंस होगा ऑन द वेब पेज। ठीक है। तो वो बेसिकली आपके कंटेंट के अपीयरेंस को एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है, कितना अपीलिंग आपका लुक होगा आपके कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट का। ठीक है। Next is direction. Direction is the element of a web design which is responsible for lending it movement or motion। तो डायरेक्शन एक एलिमेंट है आपके वेब डिज़ाइन का जो कि आपके कंटेंट को मूवमेंट और मोशन प्रोवाइड करता है। अ गुड वेब डिज़ाइन इज वन विच ऑटोमेटिकली मेक्स आवर आइज मूव फ्रॉम वन कॉर्नर टू और कंटेंट ऑफ द वेबसाइट टू अनदर अकॉर्डिंग टू रेलिवेंस और हायरार्की। ठीक है। मतलब इस तरीके से आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज हो कि आप जैसी आंखें घुमाओ आपको पूरा कंटेंट दिख जाए आपकी वेबसाइट का। ठीक है। तो इतना रेलिवेंस वहाँ पे आपका कंटेंट होना चाहिए। तो उसकी डायरेक्शंस कैसे आपको रखनी है वो आपको ध्यान से मेंटेन करनी होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको आपकी वेबसाइट के गुड डिज़ाइन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर के बारे में। Another basic element of a good website is the use of the color. A black and white website may work for certain niches like photography websites, but it is always better to raise the appeal of a website using colors in a creative way। ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पे सिर्फ दो ही कलर है ब्लैक एंड वाइट तो ऐसी वेबसाइट्स ना हर जगह काम नहीं आ सकती। ये सिर्फ मान लो फोटोग्राफी वेबसाइट्स के लिए काम आ सकती है लेकिन हर जगह ऐसी वेबसाइट्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो आपको ऐसा अप्रोच करना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट्स पे मैक्सिमम कलर्स का इस्तेमाल करो जिससे कि आपकी वेबसाइट और क्रिएटिव दिखाई दे। द कलर्स आर एडिट इन द लेटर स्टेज आर नॉट ड्यूरिंग द डिजाइनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कलर्स को भी इस तरीके से यूज करना है कि वहाँ पे क्रिएटिव लगे आपका वेब डिज़ाइन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके गुड वेब डिज़ाइन के लिए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं प्रिंसिपल 1 के बारे में, हाईली इंट्यूटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम वेब डिज़ाइन के प्रिंसिपल पढ़ेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं हाईली इंट्यूटिव स्ट्रक्चर। द फर्स्ट लॉ और प्रिंसिपल ऑफ यूजिबिलिटी of a website says that a web page must have a highly intuitive structure and should be simple to understand। ठीक है। तो देखो आपके वेब पेज का एक हाईली इंट्यूटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके वेब वेब कंटेंट को अच्छे से मैनेज करके रखे और वो आपका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि वो आपके किसी भी यूज़र को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। So that the users would not have to think which way to go. It must be self-explanatory in an obvious kind of way। मतलब जो भी लिंक्स आपने लगाए हैं वो आपको इस तरीके से मैनेज करने हैं कि कोई भी यूज़र किसी भी लिंक पे क्लिक करे तो वो आसानी से अपने डिज़ायर्ड लोकेशन वाले वेब पेज पे पहुंच पाए। ठीक है। यूज़र्स को परेशानी ना हो आपके वेब पेज पे आने के बाद।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका विजुअल हायरार्की। Visual hierarchy is the order or sequence in which our eyes moves and perceives the things it sees। तो visual hierarchy का मतलब क्या होता है, आपकी eyes किस तरीके से आपके वेब पेज पर मूव करके सारी चीज़ों को परसीव करती है, ठीक है। तो वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मतलब जैसे कि आपके वेब पेज पर कौन सी चीज़ ऊपर होनी चाहिए और कौन सी चीज़ बीच में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ लास्ट में, वो आपको इस तरीके से हायरार्की मेंटेन करनी है कि यूज़र सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को देखे और उसके बाद किसी दूसरी चीज़ को देखे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी कंटेंट को अरेंज करना है कि किस तरीके से हम आईज मूव करें कि हमको सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट दिखते जाए, ठीक है। When it comes to a web page, the visual hierarchy can be referred to as the sequence in which our eyes moves from the one topic content block to another, ठीक है। तो किस तरीके से आपने कंटेंट को मैनेज किया है कि हमारी आंखें जैसे जैसे आपके वेब पेज पे घूम रही है वो किस किस टाइप से आपके कंटेंट टॉपिक या ब्लॉग को देख पा रही है। तो एक कंटेंट से एक दूसरे कंटेंट पे आते हुए क्या सीक्वेंस आपका फॉलो किया है आपने कंटेंट के साथ, उसी टाइप से आपकी हायरार्की भी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ विजुअल हायरार्की एंड दे आर गिवन एज फॉलोज। तो विजुअल हायरार्की को क्रिएट करने के लिए आपको दो वेज का यूज करना रहता है। फर्स्ट इज साइज हायरार्की, ठीक है। तो पहला है आपका साइज की हायरार्की, मतलब as the name suggests, size hierarchy is the kind of hierarchy in which the most important content or image is of the largest size on a web page, followed by second most important content or image in the second largest size और so on, ठीक है। तो आपको अपने वेब पेज पे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट और सबसे इम्पोर्टेंट इमेज जो लार्जेस्ट साइज की है उसे प्लेस करना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट या इमेज को सेकंड लार्जेस्ट साइज में रखना चाहिए। इस तरीके से मतलब जब यूज़र आए आपके वेब पेज पे तो वो पहले इम्पॉर्टेंट कंटेंट और इमेज को देखे, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट या इमेज को देखे। तो आपको साइज हायरार्की के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेकंड वे के साथ, वो आता है आपका कंटेंट हायरार्की। कंटेंट हायरार्की का मतलब क्या होता है, यू कैन प्लेस कंटेंट इन सच अ वे दैट द ह्यूमन आई फर्स्ट ट्रेवल्स टू द कंटेंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मतलब सबसे पहले आपका जो कंटेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे आपको प्लेस करना चाहिए। मतलब जैसे ही ह्यूमन आईज ट्रैवल करे सबसे पहले वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट कैप्चर करे। फॉर एग्जाम्पल द बिजनेस ऑब्जेक्टिव और पर्पस एंड देन मूव्स टू द लीस्ट एंड देन मूव्स टू द लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट ब्लॉक्स इन द हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले यूजर को आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने चाहिए, उसके बाद कुछ और लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट हायरार्किकल ऑर्डर में आप लगा सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल थर्ड है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। When a visitor enters the website, he or she must be able to access each bit of information in the easiest manner। जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को यूज़ करने आए वो आसानी से आसानी तरीके से आपकी वेब पेज पे हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेक्स्ट मस्ट बी legible, the colors must not be harsh on the eyes and the background must not overpower the content etc। मतलब देखो जो आपका वेब पेज का टेक्स्ट है वो पढ़ने लायक होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत छोटा कंटेंट है दिख ही नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है जो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, ठीक है। कलर्स जो यूज़ करें आपने वेब पेज पे वो ज़्यादा हार्श नहीं होने चाहिए आपकी आंखों के लिए, ठीक है। वो कलर इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि आपकी आंखों में चुभने लग जाए, ठीक है। कलर्स आपको बहुत सॉफ्ट कलर्स बहुत माइल्ड कलर्स का यूज़ करना है, हार्श कलर्स का यूज़ नहीं करना। बैकग्राउंड भी आपकी कंटेंट को ओवर पावर ना करें, मतलब बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है और कंटेंट छुप गया है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है। मतलब किसी भी यूज़र के लिए कंटेंट और इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनका इस्तेमाल करके आप इजीली अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सकते हो किसी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज टाइप फेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टाइप फेजेस, मेक श्योर यू सेलेक्ट अ फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज विच इज़ रीडेबल टू ऑल। तो आपको एक ऐसा फॉन्ट साइज चूज करना है जिसे सब पढ़ सके, एक ऐसा टाइप जो एक ऐसा मतलब
स्टाइल राइटिंग का जो इजीली हर एक बंदा देख पाए आराम से, ठीक है, उसको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर वो ज़्यादा कर्सिव होगा तो काफ़ी लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एंड इज़ नॉट टू फैंसी फॉर सम टू एक्सेस और अंडरस्टैंड। तो ज़्यादा फैंसी टाइप फेस का इस्तेमाल नहीं करना है ताकि कुछ लोग समझ ही ना पाए, तो उसे वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो फ़ायदा ही क्या उस चीज़ का, ठीक है। For example, font like Vardhana, Times New Roman, Arial, etc. are the simple fonts that almost everyone can easily read online. तो यहाँ पे कुछ fonts के नाम दिएगा जैसे कि वर्धना, एरियल, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ सिंपल टाइप ऑफ फॉन्ट्स हैं जिन्हें हर कोई आसानी से रीड कर सकता है, तो आपको ऐसे ही फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इज कलर्स। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चूज कंट्रास्टिंग कलर्स। आपको कंट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल करना है फॉर द बैकग्राउंड, ठीक है। एंड रिटन कंटेंट सो दैट इट कैन बी इजीली रीड। तो आपको कंट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए कंटेंट को लिखने और बैकग्राउंड के लिए। चूज अ डार्कर टेक्स्ट कलर एंड अ लाइटर बैकग्राउंड। तो आपको लाइट बैकग्राउंड चाहिए होना चाहिए और डार्क कलर का टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। So that the result is easy to the eyes, extra bright colors must be used sparingly, ठीक है। मतलब आपको ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो कलर हार्श नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी आंखों में चुभे ऐसे कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। Next is images. It is good idea to choose and place the right images on your web pages. आपको right images का इस्तेमाल करना है आपकी वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे, ताकि वो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाए आपके ऑडियंस तक, ठीक है। अगर चूंकि आप सब जानते हो कि इमेजेस ज़्यादा बताती है आपके टेक्स्ट से, ठीक है, इमेज को देखकर कोई भी यूज़र आसानी से कुछ भी समझ सकता है, ठीक है। तो आपको वैसे ही रेलिवेंट इमेजेस का इस्तेमाल करना है जिन्हें पढ़कर ऑडियंस कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन आप कर पाओ उन इमेजेस के साथ अपने ऑडियंस से। मेक श्योर दे आर हाई क्वालिटी इमेजेस एंड आर सुटेबल फॉर योर पर्पस। तो इमेजेस की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए और वो एक पर्पस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं मतलब आपने किसी भी मन से कोई पिक्चर लगा दी, मतलब कोई इसका यूज ही नहीं है। अगर आप बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसी इमेजेस का यूज करना है जो आपके वर्क फ्लो को एक्सप्लेन करे, ठीक है। आपकी कंपनी का लोगो वहाँ पे होना चाहिए उस इमेज के अंदर, ठीक है। आप क्या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड्स कर रहे हो, क्या क्या आपके मेजर्स है, वो वहाँ पे उन इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल 4 की, हिक्स लॉ। हिक्स लॉ के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हिक्स लॉ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, हिक्स लॉ स्टेट्स दैट विद एवरी एडिशनल चॉइस इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। तो हिक्स लॉ बोलता है हर एक एडिशनल चॉइस आपका टाइम इंक्रीज करती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। मतलब जितनी ज़्यादा चॉइस होगी ना उतना ज़्यादा आप टाइम लोगे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो ये आपका हिक्स लॉ डिफाइन करता है, ठीक है। This law does not only hold true for web design but also in a number of other situations and settings. तो ये लॉ ना आपके वेब डिज़ाइन के लिए नहीं बल्कि हर एक अदर सिचुएशंस के लिए भी कई बार यूजफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ रेस्टोरेंट एंड आर प्रोवाइडेड विद टू मैनी फूड आइटम्स टू पिक फ्रॉम, यू विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू टेक अ डिसीजन। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे आपको मेन्यू में बहुत सारे आइटम मिल गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आप सबके लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी डिश को चूज करना। आप कौन सा फूड आइटम लेंगे उसको चूज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको बहुत टाइम लगता है डिसीजन लेने में। तो इसीलिए इसने यहाँ पे बोला गया है कि हिक्स लॉ ना आपके नॉर्मल सिचुएशन में भी कई बार अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। एज फार एज वेब डिजाइनिंग इज कंसर्न्ड, the more options you offer to your visitors, the more difficult will the website become to use and browse through. तो मतलब अगर बात करें वेब डिज़ाइनिंग के कंसर्न से, तो यहाँ पे बोला गया है जितने ज़्यादा ऑफर आप प्रोवाइड करोगे अपने विजिटर्स को उतना ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कोई एक डिसीजन लेना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उन यूज़र्स के लिए आपको आपकी वेबसाइट को यूज़ करना या उन्हें ब्राउज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस ही प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि आपका यूज़र पजल ना हो जाए, ठीक है।
This means that we need to reduce the number of choices in order to provide a better user experience. ठीक है, तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए आपको चॉइसेस को रिड्यूस करना चाहिए. ठीक है, distracting options have to be eliminated to aid increased sales and better overall profit. तो आपको distracting options को हटाना चाहिए और अपनी सेल्स को आपको इंक्रीज करना है और अपने प्रॉफिट को ओवरऑल एनहांस करने के लिए आपको जो मतलब बेकार के ऑप्शंस हैं उन्हें नहीं ऐड करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रिंसिपल, फिट्स लॉ. Another law that acts as a major principle in web design is Fitts law. Fitts law क्या होता है देखिए. According to this law, the time needed to move to a target is dependent on the size of the target as well as the distance to the target. ये बोलता है कि जो टाइम लगता है आपके टारगेट तक पहुंचने में वो डिपेंड करता है क्या साइज है आपके टारगेट का और कितना डिस्टेंस है आपके टारगेट तक. ठीक है, this means that the larger the object or target and the closer it is in the distance. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कितना लार्ज है आपका ऑब्जेक्ट या फिर टारगेट और कितना क्लोज है वो डिस्टेंस में. द इजियर वुड इट बी टू मूव टू इट और रीच इट. तो जितना बड़ा आपका टारगेट होगा और जितना क्लोज होगा डिस्टेंस में उतना ही आसान होगा किसी भी यूजर के लिए वहां तक पहुंचना. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया था कि आपको अपने वेब पेज पे अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट या इंफॉर्मेशन है उसे जल्दी प्लेस करना है ताकि जो आपका टारगेट है ना वो ऑडियंस तक पहुंच पाए. तो जितना आप डिस्टेंस कम लोगे ना, मतलब अगर आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ को नीचे प्लेस कर दिया तो पर्सन ने पूरा पेज स्क्रॉल करा उसके बाद जाके उसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, मतलब टारगेट तक पहुंचने के लिए उसे बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा. तो वो चीज़ क्या होती है आपके वेब डिज़ाइन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है. ठीक है, और वहाँ पे आपको साइज भी बड़ा रखना है अपने टारगेट का. मतलब जितना बड़ा आपका टारगेट होगा ना साइज में उतना ही जल्दी वो किसी भी ऑडियंस को दिख पाएगा, उसे अट्रैक्ट कर पाएगा. ठीक है, जो उसका पर्पस है आपके टारगेट का वो फुलफिल हो पाएगा. So this law can effectively be incorporated in web design and is something that can enhance your web design by leaps and bounds. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लॉ का इस्तेमाल करके आप अपने वेब डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स को भी अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 6 की, रेगुलर टेस्टिंग. ठीक है, टेस्ट अर्ली एंड टेस्ट ऑफन, मतलब टेटो. टीटो बोलो या टेटो बोलो, यहाँ पे टेटो का मतलब होता है टेस्ट अर्ली एंड टेस्ट ऑफन. ये इसकी फुल फॉर्म है. इट्स अनदर वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल दैट ऑल डिज़ाइनर्स एंड वेबसाइट ओनर्स मस्ट कंसीडर. तो सारे वेबसाइट ओनर्स और डिज़ाइनर्स को इस पर्टिकुलर वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना चाहिए. Conducting usability test every now and then provide important result and insights into many kind of problems and complications related to a website layout or aspect of design. तो आपको यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करना चाहिए जिससे क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसको जल्दी से रिजॉल्व करके अपने वेबसाइट के लेआउट और एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन को मेंटेन कर पाएंगे. तो वेबसाइट्स कॉन्स्टेंटली नीड्स अपग्रेड्स एंड अपडेट्स सो एज टू मेंटेन द विजिटर्स फुटस्टेप्स एंड कस्टमर इंटरेस्ट. ठीक है, इसीलिए वेबसाइट्स पे आपको दिखती है क्या, फीडबैक, ताकि आपके फीडबैक से वेबसाइट्स को हम इम्प्रूव कर सके और उसके न्यू न्यू अपग्रेड्स को डाल सके. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए जिससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर की जो डिमांड है ना आपसे वो इजीली जल्दी से पूरी हो पाए. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सर्च एंड मेटा सर्च इंजन्स के बारे में. ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो देखो, सर्च इंजन इज अ सर्विस दैट अलाउज इंटरनेट यूजर्स टू सर्च फॉर कंटेंट वाई द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. ठीक है, तो सर्च इंजन एक सर्विस है जो कि इंटरनेट यूजर्स को अलाउ करती है कि वो कंटेंट को सर्च कर पाए वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से. ठीक है, तो यहाँ देखो
अ यूजर एंटर्स कीवर्ड्स और की फ्रेजेस। तो एक यूजर एंटर करता है क्या, keywords or key phrases into a search engine and receives a list of web content results in the form of the websites, images, videos और other online data। ठीक है, तो जब भी हम सर्च इंजन का इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हैं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने कंटेंट को टाइप करते हो अपने सर्च बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आप कीवर्ड्स एंटर करते हो और की फ्रेजेस को एंटर करते हो। तो जैसे ही सर्च इंजन उसे रीड करता है वो उसके बेसिस पे आपको लिस्ट ऑफ वेब कंटेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे वेबसाइट्स भी होती है, इमेजेस भी होती है, वीडियोस भी होती है और अदर सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके सर्च इंजन के टॉप में आपको अलग अलग टैब मिलते हैं। ऑल होता है एक वीडियोस का होता है, एक इमेजेस का होता है। ठीक है, और आपकी वेबसाइट्स के लिए भी होता है, ठीक है, एड्स के लिए भी होता है। तो अलग अलग टैब होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड और फ्रेजेस आपको अलग अलग रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, सो द लिस्ट ऑफ कंटेंट रिटर्न्ड बाय सर्च इंजन टू अ यूजर इज नोन एज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। तो आपके मतलब जो भी आपने सर्च किया उसके बेसिस पे जो कंटेंट, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट आपको रिटर्न करी है सर्च इंजन ने, वो कहलाती है क्या, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। क्या कहलाती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो देखो यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, वो कहलाती है वो लिस्ट। करंटली द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सर्च इंजन इज गूगल। आजकल जो सबसे वेल नोन और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो आपका है गूगल। ठीक है, हम सब कुछ सर्च करते हैं गूगल पे। ठीक है, आजकल तो सबसे पॉपुलर क्या है, गूगल है। अदर पॉपुलर सर्च इंजन्स इंक्लूड AOL, ask.com, बैदू, बिंग, डकडगो, याहू एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी अदर पॉपुलर सर्च इंजन है। बात करते हैं मेटा सर्च इंजन के बारे में। ठीक है, फर्क क्या होता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है, ये भी समझना जरूरी है। तो मेटा सर्च इंजन भी आपके सर्च इंजन ही होते हैं दैट सर्च अदर सर्च इंजन्स। ठीक है, तो ये सर्च इंजन्स दूसरे सर्च इंजन्स को सर्च कर देते हैं। मतलब टू पुट इट सिंपली, अ मेटा सर्च इंजन सबमिट्स योर क्वेरी टू सेवरल अदर सर्च इंजन्स एंड रिटर्न अ समरी ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब आप मेटा सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करके अपनी क्वेरी को अलग अलग सर्च इंजन पर सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है अलग अलग सर्च इंजन से। ठीक है, therefore, the search results you receive are an aggregate result of multiple searches। मतलब अलग अलग सर्च इंजन का इस्तेमाल करके जो सर्च हुए हैं उनका जो रिजल्ट है ना, उसका एग्रीगेट रिजल्ट आपको मिलता है मेटा सर्च इंजन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि याहू से, गूगल से, बिंग से, तो अलग अलग सर्च इंजन से सेम कंटेंट को सर्च करके उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेटा सर्च इंजन दूसरे सर्च इंजन पर भी कंटेंट को सर्च करता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। तो जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहते हैं उन्हें साथ ही साथ मिलेगा क्या, ई नोट्स। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नोट्स या कोर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स सी प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ रहे हैं वो भी नोट्स ले सकते हैं। दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, so while this strategy gives your search a broader scope than searching a single search engine, the results are not always better। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब समझ रहे होंगे कि मेटा सर्च इंजन तो बेटर हो गया ना फिर सर्च इंजन से, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे आपको अलग अलग सर्च इंजन से रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो रिजल्ट सारे बेटर रिजल्ट्स हों। This is because the meta search engine must use its own algorithm to choose the best result from multiple search engine। Because meta search engine ना अपनी algorithm पे काम करता है और वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट रिजल्ट्स को चूज कर लेता है किसी भी मल्टीपल सर्च इंजन से। Often the results returned by a meta search engine are not as relevant as those returned by standard search engine।
तो ऐसा रिसर्च में आया है कि जो रिजल्ट्स मेटा सर्च इंजन रिटर्न करते हैं ना, वो रिजल्ट्स इतने रेलिवेंट नहीं होते जो कि एक स्टैंडर्ड सर्च इंजन रिटर्न करता है। तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड सर्च इंजन पर ही भरोसा करना चाहिए और उसी पर ही अपने कंटेंट को सर्च करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मेटा सर्च इंजन को मैंने पिक्चर की हेल्प से बताया है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी क्वेरी सेंड करी, तो मेटा सर्च इंजन ने क्या किया, अलग अलग सर्च इंजन पे उस क्वेरी को भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग सर्च इंजन ने अपने क्लाउड से डेटा को उठाया और वहां से डेटा को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उन्होंने वापस से डेटा मेटा सर्च इंजन पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो वापस आ गया डेटा, इसके बाद रिस्पॉन्स के तौर पे वो डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है आपका मेटा सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। WWW, आपने बहुत बार इस टर्म को सुना है, आज मैं इसे इन डिटेल डिस्कस कर रही हूँ। तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर्स, ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज एंड द यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात करें एक टेक्निकल डेफिनेशन की, तो उसका मतलब क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी यूजर्स हैं इंटरनेट पे, वो सारे यूज कर रहे हैं आपके हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। तो वो आपकी डेफिनेशन कहलाती है वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है। तो अगर बात करें ब्रॉड डेफिनेशन की, तो देखो, अ ब्रॉडर डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वेब इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली हेल्प्ड फाउंड। तो अगर आपसे पूछते हैं हु फाउंड द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके फाउंडर थे टिम बर्नर्स ली, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड वाइड वेब की ब्रॉडर डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक यूनिवर्स है, ठीक है, जिसमें आप नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ठीक है। तो ह्यूमन नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे बात करते हैं इन सिंपल टर्म्स, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, tying them together into a vast collection of interactive multimedia resources, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक तरीका है जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। और इंटरनेट की हेल्प से इसने बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में टाई कर दिया है और एक कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इंटरनेट एंड वेब इज नॉट द सेम थिंग। इंटरनेट और वेब सेम चीज नहीं होती है। वेब यूजेस इंटरनेट टू पास ओवर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेब इंटरनेट को यूज करता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट नहीं होगा तो आप वेब पर नहीं आ पाओगे, ठीक है। वेब क्या है, आपका सारी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है, ठीक है। और आपको उस कलेक्शन में से इंफॉर्मेशन को चूज करने के लिए, यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है। और इंटरनेट आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपका आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपका आईएसपी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिसके हेल्प से आप वेब से इंफॉर्मेशन ले पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू व्यू एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है कि हम वेब पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को देख पाएं, उसे एक्सप्लोर कर पाएं। यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज बाय जस्ट एंटरिंग द यूआरएल इनटू द एड्रेस बार। तो यूज़र कोई भी वेब पेज रिक्वेस्ट कर सकता है, बस उसे उसका यूआरएल डालना होता है एड्रेस बार में और वो उस वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। वेब ब्राउजर्स कैन शो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड मोर। तो वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट भी देख पाते हो, ऑडियो भी देख पाते हो, वीडियो मतलब ऑडियो भी सुन सकते हो, वीडियो देख पाते हो, और एनिमेशंस भी आप एक्सेस कर पाते हो। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेब ब्राउज़र, ठीक है, टू इंटरप्रेट
टेक्स्ट एंड कमांड्स कंटेन्ड इन द वेब पेज। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेब पेज पे लिखे हुए टेक्स्ट और कमांड्स को इंटरप्रेट करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाए। Earlier, the web browsers were text-based, while nowadays graphical-based or voice-based web browsers are available. तो आपने देखा है कि गूगल में भी अब वॉइस बेस्ड सिस्टम आ गया है, मतलब आप बोल कर भी अपनी कंटेंट को सर्च कर सकते हो ऑन द गूगल। ठीक है, तो आजकल ग्राफिकल बेस्ड ब्राउजर्स अवेलेबल है, लेकिन पहले टेक्स्ट बेस्ड ही आपके पास ब्राउजर्स थे। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र अवेलेबल टुडे। तो आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ वेब ब्राउज़र है वो यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आप इनके वेंडर का नाम ज़रूर से याद कर लेना। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन में ना 4 से 5 नाम मिल जाएंगे और आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपसे पूछेंगे कि नेटस्केप नेविगेटर जो आपका ब्राउज़र है वो किसने बनाया है, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, सफारी किसने बनाया है, तो एप्पल ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट है, इसे आप याद कर लेना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। गूगल क्रोम एज यू ऑल नो बाय गूगल। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स बाय मोजिला। नेटस्केप नेविगेटर बाय नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, कॉर्प मतलब कॉरपोरेशन। ओपेरा, ओपेरा हम पहले बहुत यूज़ करते थे पर अब ये नहीं इतना यूज़ में आता है। ठीक है, तो ओपेरा मिनी सब लोग जानते होंगे आई थिंक इसके बारे में। तो ओपेरा सॉफ्टवेयर ने इसको बनाया था। सफारी एप्पल का एक ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं HTTP के बारे में। HTTP की फुल फॉर्म आप जानते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इसका कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, WWW is about communication between web clients and servers। तो WWW का मतलब बेसिकली क्या है, वेब क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स है हम लोग है, जो यूजर्स, और जो सर्वर है उनके बीच में कम्युनिकेशन का होना, प्रोवाइड करवाना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, WWW। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन client computers and web servers is done by sending HTTP request and receiving HTTP responses। ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है कैसे, जब हम सेंड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को और जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है वेब सर्वर से, क्या, HTTP रिस्पॉन्सेस, तभी आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट्स कौन होते हैं, क्लाइंट्स आर ऑफन ब्राउजर्स, क्रोम, एज, सफारी, ये सारे क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम ब्राउजर्स के हेल्प से तो सर्च करते हैं अपने कंटेंट को, तो हम क्या है, क्लाइंट है। बट दे कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और डिवाइस। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम और डिवाइस से आप ब्राउजर्स का यूज़ कर सकते हो, चाहे फ़ोन हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। ठीक है, सर्वर क्या होते हैं, सर्वर आर मोस्ट ऑफन कंप्यूटर्स इन द क्लाउड। तो आपके क्लाउड में जो कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल होता है वो होते हैं सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इस पिक्चर की हेल्प से आप समझ पाओगे, ये आपका है वेब क्लाइंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लाइंट है। जस्ट अ मिनट, ये आपका क्लाइंट है, ये आपका क्लाउड है और ये आपका वेब सर्वर है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब का सिनेरियो। अब बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में। तो कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन बन पाता है आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज की हेल्प से। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, अ क्लाइंट मतलब एक ब्राउज़र सेंड करता है HTTP रिक्वेस्ट वेब को, उसके बाद वेब सर्वर रिसीव करता है रिक्वेस्ट। द सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो सर्वर रन करता है एक एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। द सर्वर रिटर्न्स एन HTTP रिस्पॉन्स आउटपुट टू द ब्राउज़र। उसके बाद सर्वर रिटर्न करता है एक HTTP रिस्पॉन्स आउटपुट, जिसे आप बोलते हो ब्राउज़र को वापस। द क्लाइंट मतलब जो ब्राउज़र है रिसीव करता है वो रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हेल्प से सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन बन पाता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिशिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एज यू नो द फंडामेंटल necessities for developing a website as a beginner developer, you will need some tools that you should have for the primary usage. तो देखो, अगर आप एक बिगनर डेवलपर हो तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्राइमरी टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली यू शुड हैव अ बेसिक पैकेज ऑफ इंटरनेट दैट हैज़ अ गुड अपलोड स्पीड। सबसे पहले आपके पास एक पैकेज होना चाहिए जैसे कि इंटरनेट, उसमें इंक्लूड रहना चाहिए जिसमें कि आपके पास हाई अपलोड स्पीड होनी चाहिए। मिनिमली 1 Mbps की स्पीड तो आपके पास अपलोड की होनी चाहिए ही चाहिए। Secondly, you should have a computer with an operating system. It can be Linux, iOS, X और Windows. ठीक है, आपके पास एक कंप्यूटर और एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। Then the hardware specification should be minimum 1 to 2 GB RAM. इसके बाद आपके पास 1 to 2 GB RAM की स्टोरेज होनी चाहिए। Processor should be at least dual core 1 and the hard disk must be around 80 GB. ठीक है, तो आपके पास ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और ये पैकेज तो होना चाहिए। इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे वेबसाइट डिजाइनिंग में। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। यू शुड हैव अ टेक्स्ट एडिटर दैट विल हेल्प यू फॉर कोड राइटिंग एंड एडिटिंग। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर जो आपको हेल्प करेगा आपके कोड को राइट और एडिटिंग करने के लिए। तो सम ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर्स फॉर दिस पर्पस आर एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर मेंशन्ड है। ठीक है, तो पहला है आपका क्या, टेक्स्ट सबलाइन। So it is good because the text changes the color of the parameters depending on their functions. तो टेक्स्ट सबलाइन मैंने आपको दिखाया था अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें क्या होता है आपके अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग कलर सेट होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा कर रहा है वो, उसके बेसिस पे आपका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे काम करना बहुत आसान और इंटरेक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है टेक्स्ट एडिटर का। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, एडिट पैड। एडिट पैड भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स इज एडिट पैड विच इज अनदर फ्री टूल। तो ये भी फ्री टूल है आपका, ये भी यूज कर सकते हैं आप एडिटिंग के लिए आपके टेक्स्ट एडिटर के तौर पे। नेक्स्ट इज नोट पैड प्लस प्लस जो हम यूज कर रहे थे अभी तक अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स की वीडियो मैंने अभी थोड़ी दिनों के लिए रोक दिया बिकॉज आपके थ्योरी पेपर्स पहले होंगे, तो प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। ठीक है, अनदर पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर इज नोटपैड प्लस प्लस। लास्ट स्लाइड ऑफ योर चैप्टर, XAMPP एंड LAMP। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Another tool that you need to have in your computer when you are specially developing dynamic web page is XAMPP for Windows OS and LAMP for Linux। अगर आप डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, मतलब ऐसे वेब पेज जिस पे आपका डेटा अपने आप अपडेट हो रहा है, साइन अप करने पे इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, डेटाबेस क्रिएट हो रहा है बैक एंड पे, तो उन सारी वेबसाइट्स के लिए आपके पास XAMPP और LAMP सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो XAMPP होता है आपका विंडो ओएस के लिए। ठीक है, और LAMP होता है लिनक्स ओएस के लिए। इट हैज़ वेरियस प्रोडक्ट सच एज वेब अपाचे, MariaDB with PHP MyAdmin for database management, PHP and Perl etc। तो ये सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, XAMPP और LAMP के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और मॉड्यूल M2R5 के मैंने सारे थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। ठीक है, कि हमने पेन को क्या हो गया, मॉड्यूल M2R5, तो हमने यहाँ पे इस सारे सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरी तरफ से थ्योरी कंप्लीटेड है। ठीक है, अब आपके सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्या बचे हैं, गेस्ट पेपर्स बचे हैं, तो मैं उसे कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आपको बने रहना है ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ ताकि आपका सारा कंटेंट यहाँ से आपको मिलता रहे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो,
शेयर कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स और वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लो और टेलीग्राम पे हम मुझसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।